समझिए क्या होता है। अब जैसे देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि ये सब जो है, जैसे ये ग्रुप बना, बीच में वीडियो पॉज हो गया था, कट गया था। अच्छा चलो हम थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं, ठीक है। देखो समझिए, ऐसे समझो, क्या हुआ, मानो जैसे ये भारत देश है, ठीक है, इतना डेवलपमेंट नहीं बढ़ा, ये आपका क्या बोलते हैं, पॉवर्टी इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। तो जिसके चलते क्या हुआ कि यहाँ के जो, जैसे मान लीजिए झारखंड स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से क्या हुआ कि 10 गो लोग का दिमाग घूम गया, बोले कि साला सरकार कुछ कर नहीं रहा, माथा खराब हो गया, इसके खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो ये 10 गो लोग निकाल करके एक ग्रुप बना लिया, और ये ग्रुप बना करके क्या बोला कि अब हम सरकार को ठोकेंगे, और बंदूक ले लिए लोग, पुलिस को मार रहा है, सरकार को मार रहा है, इसको पूरा गुस्सा गया, जंगल में जाकर रहने लगा। तो ये कहीं ना कहीं तरह से एक तरह का नक्सलिज्म ग्रुप बन गया ना, तो ये बन गया नक्सलिज्म। और उसी तरह होता है मायोसिज्म, और उसी तरह होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये तीनों का तीनों लगभग सेम चीज है, बताएंगे सर तीनों में क्या डिफरेंस है। मतलब समझ जाइए कि नक्सलिज्म का किसी तरह से शुरुआत हो गया 1960 के बाद। द कंट्री, उसके बाद क्या लिखता है, इन 2006 में हम लोगों का जो प्रधानमंत्री थे, सॉरी हम लोग के जो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो बोलते हैं कि भारत को सबसे बड़ा यदि कोई खतरा है ना, तो वो है इंटरनल सिक्योरिटी का, अंदरूनी खतरा सबसे ज्यादा है, समझे। In 1980, witnessed the growth of terrorism movement in Punjab, aided and abetted by the hostile neighbor. 1980 में क्या होता है, 1960 के बाद 1980 का समय आता है। 1980 में पंजाब में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, पंजाब में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको सपोर्टेड रहता है, एडेड है, एडेड मतलब सपोर्ट है, किसका सपोर्टेड रहता है भैया, पैसा से सपोर्टेड रहता है, किससे सपोर्टेड रहता है, और उसको बढ़ावा देता है विरोधी हम लोग का जो नेबर है, ठीक है, ये हम लोग का जो नेबर है, पड़ोसी भैया, ये क्या करता है, पंजाब को उतरा दिया 1980 में, ठीक है। And 1990 saw the beginning of militancy in the Kashmir, which has also slowly become to a pan-India phenomena on the onslaughting of international terrorism in the Netherlands during the past decade. 1990 के बाद क्या होता है, अच्छा ये 1980 वाला याद है, खालिस्तानी मूवमेंट, इसी का तहत था खालिस्तानी मूवमेंट, सेपरेट स्टेट का दिमाग जो हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1990 में क्या होता है, सो समझिए, सो द बिगिनिंग ऑफ मिलिटेंसी का हम लोग देखने को मिलता है, जो कि कश्मीर से शुरू हुआ था। मिलिटेंसी भी सेम एट द टाइप ऑफ नक्सलिज्म, यहां से शुरुआत होता है, उसका धीरे धीरे आग जो इधर की तरफ बढ़ता है, भारत की तरफ बढ़ता है। In saw the militancy in the Kashmir, which has slowly become a pan-India phenomena with the onslaughting of international terrorism by the Netherlands during the past decade. The rise of Indian Mujahideen has been another danger phenomena in the last decade. This was again been supported by the unfriendly neighbor and become clearly evident during the 26/11 attack of terrorist attack in Mumbai. 26/11 का अटैक हुआ था। अगर देखिए यहां से जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी स्टार्ट हुआ, इसी मिलिटेंसी में ना, मिलिटेंसी मतलब फिर से उसी तरह का 4-10 गो लोग मिल करके एक तरह ग्रुप बना लिया, सरकार को बोल रहा उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। तो क्या होता है कि उसी तरह जो ग्रुप बना, उसी ग्रुप में से एक ग्रुप बना जिसका नाम है IM, इंडियन मुजाहिदीन। ये एक तरह का टेररिस्ट ग्रुप है, और इसको सपोर्ट करता है ये साला ही पाकिस्तान, समझ में आ गया, इसको अगल बगल से सपोर्ट हुआ, जिसके चलते क्या हुआ, नेबर क्लियरली एविडेंट इन 26/11 अटैक। जो 26/11 का अटैक होता है ना मुंबई में, ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये इंडियन मुजाहिदीन जो कि बाहर से सपोर्टेड है, इसको ये पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं। 26/11 का अटैक, as a result the center initiated evident during इतना attack in Mumbai, as a result the center initiated a number of concrete measures to strengthen its anti-terrorism effort। अब इसके चलते क्या हुआ कि हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये बोला कि भैया अब हम लोग को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, जिससे हम इसका जो प्रॉब्लम इसको काउंटर डाउन कर सके, यानी खत्म कर सके। In 1980, witnessed the growth of terrorist movement. अच्छा हो गया खत्म, सॉरी। Transnational organized crime mafias have given further boost to the international terrorism by forlinking between organized crime and terrorism। जो माफिया लोग बढ़ा भारत में, उसके बाद ये सब बूस्ट किया, माफिया हो गया, क्रिमिनल्स हो गया, ये सब बूस्ट करता है, मतलब बढ़ावा देता है इंटरनेशनल टेररिज्म को, एक दूसरे से आपस में जोड़ता है। माफिया वगैरह हो गया, यहाँ पे अंदर में माफिया है, मान लीजिए भारत का कोई माफिया है, ठीक है, दाऊद इब्राहिम सब, दाऊद क्या नाम था उसका यार, जो डी कंपनी के ये थे, तो वो जो हो गया, जैसे मान लीजिए किसी तरह का ये महा माफिया हो गया, या फिर किसी तरह का कोई डॉन हो गया, बॉस हो गया, वो क्या करता है कि इसको सपोर्ट करता है, सपोज ध्यान से सपोर्ट दीजिए, इसको सपोर्ट करता है,
और यहाँ से क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पता है क्या होता है, जैसे एक लोग है, इसके नीचे 4 गो लोग काम कर रहे हैं, फिर इसके नीचे 4 गो लोग काम कर रहे हैं, इसका काम आगे बढ़ाता है, ये इसको गन इसको सप्लाई किया, इसको गन सप्लाई किया। तो ये जो तरीका होता है किसका, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। तो जब भारत का जो यहाँ का जो माफिया वगैरह, क्रिमिनल्स वगैरह यहाँ का लोगों को सपोर्ट, यहाँ का जो टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने लगा, जिसके चलते भारत में एक अंदरूनी खतरा जो बहुत ज्यादा देखने को मिला हम लोग को। द फंडिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी हैज मेनली बीन आर्म स्मगलिंग होता था, ट्रस्ट डंपिंग होता था, ट्रैफिकिंग होता था, हवाला ट्रांजैक्शन होता था। हवाला ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ करेंसी एक्सचेंज, मतलब जो पैसा होता है ना, पैसा को एक्सचेंज करना एक जगह से फाइनेंशियली इधर उधर करना, उस तरह का हवाला ट्रांजैक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, पैसा यहाँ से वहाँ भेज दो, वहाँ से यहाँ भेज दो, यहाँ से वहाँ भेज दो, मतलब घुमा फिरा करके किसी न किसी तरह से यहाँ पे ही करना है, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। उसके बाद इंडियन करेंसी नोट को हो गया, डिफरेंट पार्ट एंड पंपिंग ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब फेक करेंसी नोट होता है, फेक करेंसी नोट पता है क्या होता है, जो नकली नोट हो गया ना, नकली नोट जो होता है, ध्यान समझिएगा, नकली नोट भी भारत का इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है। कैसे बता सकते हैं, पॉज कीजिए 2 सेकंड का, चलिए अब बताते हैं हम फेक करेंसी कैसे ही हो सकता है। जैसे मान लो कि फेक करेंसी में क्या होता है कि यहां से फेक करेंसी कोई आगे आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, एक पेटी जो है ना पूरा पैसा भारत में ला देता है, और इतना पैसा भारत में आ जाता है नकली नोट, जिसके चलते भारत का पूरा इकोनॉमी हिल जाता है, पूरा भारत का अर्थव्यवस्था पूरा हिल जाता है, समझ में आया? तो ये एक तरह का, ये भी एक तरह का टेररिज्म है। तो याद रखिएगा, जो नकली नोट का जो व्यापार करते हैं ना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेररिज्म, एक तरह का ये आतंकवाद है, ठीक है। उसके बाद क्या, साइबर सिक्योरिटी द लेटेस्ट चैनल वी कुड बी टारगेट बाय द साइबर वॉर विच कुड बी द टारगेट बाय द साइबर वॉर। अब भैया 2003 के बाद क्या हुआ, 2003 के बाद हम लोग एक और सबसे बड़ा खतरा आया, जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर थ्रेट, साइबर का प्रॉब्लम। साइबर थ्रेट क्या होता है, साइबर थ्रेट मतलब मान लीजिए कंप्यूटर पे अटैक हो गया, ये सब जो होता है साइबर थ्रेट होता है, इसका प्रॉब्लम हो गया, ये सब साइबर वॉर हो गया, विच कुड जियो पैराडाइज, खतरा में डाल दिया हम लोग को भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को। मोस्ट ऑफ द विटल इंस्टॉलेशन आर बेस्ड ऑन द साइबर सिक्योरिटी। 2003 के बाद जो ये साइबर सिक्योरिटी बना ना, ये भी भारत के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बोलिए कैसे, मान लो कि भारत का कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको यहाँ भारत में रखा हुआ है, ठीक है, अब उसको क्या कर रहा है, बाहर का कोई अटैक जो है, अटैकर वो अटैक करके इस डाटा को निकाल लेता है, क्या प्लान है उसको देख लेता है। तो ये एक तरह का खतरा है कि नहीं, एक तरह खतरा ही है। तो इसलिए साइबर थ्रेट जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था खतरा हम लोग के लिए। उसके एनी फेलियर टू चेक साइबर अटैक कुड बी फैटल इन आवर इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। अगर किसी भी तरह का साइबर सिक्योरिटी जो है हम लोग का घातक हो सकता है भारत का इकोनॉमी के लिए। भारत का जो इकोनॉमी है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा घातक एक प्रॉब्लम हो सकता है। द स्वीडन रिलेवेंट WikiLeaks of 2013 exposure of extent of espionage that is possibly through cyber network। आपका स्वीडन में एक लीकेज हुआ था, विकी लीक हुआ था, ठीक है, एक खुलासा हुआ था जिसमें बताया था कि जो आपका जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके चलते एक अच्छा से अच्छा चीज जो किसी भी कंपनी का इंटरनल, किसी भी देश का जो इंटरनल खतरा है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, समझा है? उसके बाद क्या लिखता है, द फिनोमिना ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन has demonstrated the social media could play a vital in spreading disinformation and faming violence। अब क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है कि रोल, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो अगर फेक फैलाता है, किसी तरह का, मान लीजिए कि कोई फेक इंफॉर्मेशन फैल गया भारत में, मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल है सपोज कि किसी जगह पे मुसलमान लोगों को मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, तो उसका वो मारा नहीं जा रहा है लेकिन वो इंफॉर्मेशन फेक है और वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन भारत में स्प्रेड हो गया, तो जहां जहां के मुसलमान लोग हैं वहां तो हिंदू के लोगों को मारेंगे ना। तो ये एक तरह का हम लोग को थ्रेट है, खतरा है भारत को। उसके बाद क्या लिखता है, द एक्सुडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट स्टूडेंट फ्रॉम द साउथर्न स्टेट इन 2012 एंड मुजफ्फर राइट इन फॉर एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम। 2012 में मुजफ्फरनगर में एक रायोट्स हुआ था और 2013 में एक प्रॉब्लम हुआ था आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका 2012 में एक प्रॉब्लम हुआ था, एक दंगा हुआ था, और मुजफ्फरनगर में 2013 में हुआ था, जिसका कारण था, सबसे बड़ा कारण ये कम्युनिकेशन सिस्टम, ये फेक इंफॉर्मेशन, ये सब जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, लोगों को बता करके भाई ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, जिसमें लोगों के बीच में एक टसल हो गया था। एज कन्वेंशनल वॉरफेयर
is not able to give the desired result. A conventional warfare is not able to give the desired result. The enemy will use other means to achieve it. Nefarious design targeting the civil society of create political instability, exploiting social, economical, religious, scantier fault lines, आपका माउंटेन प्रिसिपिटेशन बैटल यूजिंग साइकोलॉजिकल वॉर। अब क्या होता है कि अब लोगों का मान लीजिए कि जो स्टूडेंट लोग ग्रुप था, ये लोग को खतरा हम लोग को 2013 में देखने को मिला नॉर्थन स्टेट में, फिर मुजफ्फरनगर में 2013 में देखने को मिला, 2012 में नॉर्थ स्टेट में देखने को मिला। जब वॉरफेयर जो होता है, जब लोगों का जो इच्छा होता है वो अगर पूरा नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं कि दूसरा तरीका आजमाने लगते हैं, सिविल सोसाइटी को परेशान करते हैं। सिविल सोसाइटी मतलब जो आम लोग को परेशान करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाते हैं, सरकार को हिलाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लॉइट सोशल समाज को एक्सप्लॉइट करते हैं, इकोनॉमिकली करते हैं, डैमेज करते हैं, रिलीजियस डैमेज करते हैं, स्कल्टरल फॉल्ट करते हैं, लाइन्स माउंटेन प्रिसिपिटेशन बैटल यूजिंग द साइकोलॉजिकल वॉर तक भी कर देता है कुछ लोग। सबका मोटो ये रहता है कि किसी तरह से सरकार को हटा और अपना खुद का सरकार बनाओ, अपना खुद का शासन करो, अपना खुद का ही करो। दिस कुड बी द फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर व्हेन द बैटल ग्राउंड वुड बी अ सिविल सोसाइटी दैट एम द रिक्वेस्ट डिस्ट्रॉय द सिविल सोसाइटी। This could be termed fourth generation warfare when the battleground would be civil society with the aim of recruiting, destroying and subvert the civil society. Now the concept of conquering land is being replaced by the concept of controlling the mind of civil society using psychops, psychological operation. अब क्या करता है ना, अब लोग यहाँ के लोगों को मारते पीटते नहीं है, अब वहाँ के लोगों को साइकोलॉजिकल ये करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी लोगों का कोई लोग है वो ग्रुप, एक ग्रुप है मान लीजिए किसी तरह का कोई टेररिस्ट ग्रुप है, वो ग्रुप क्या करता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग को साइकोलॉजिकली दिमाग में भर देता है कि सरकार गलत है गलत है गलत है गलत है, तो यहाँ के लोगों को भी दिमाग लगेगा हाँ भाई सरकार तो गलत है, ये लोग बोल रहा होगा, तो इस तरह का साइकोलॉजिकल वॉर भी आ जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या लिखता है, कंट्रोल द सिविल सोसाइटी वुड अल्टीमेटली रूल द वर्ल्ड। अनदर बिग प्रॉब्लम इज दैट दिस ग्रुप आर ग्लोबली नेटवर्क्ड एंड अपोज द इंडियन पुलिस विद इन फाइंड डिफिकल्टीज इवन नेटवर्क इन नेशनल लेवल। और कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी होता है जिसका सपोर्ट बाहर देश से होता है, और जिसके चलते क्या होता है कि ट्रैक करना मुश्किल होता है भारत का, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए, भारत का जो पुलिस उसके लिए कि आखिर ये लोग को सपोर्ट कौन कर रहा है, कहां से क्या ये लोग का फंड होता है, उसके लिए। समझ में आया? बॉर्डर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर border management important for containing threat to our internal security. Border management important for containing threat to our internal security. A weak border management can result in infiltration of terrorists and illegal immigrants from various border and smuggling on contraband, this such as drug, arm and conflict risk. Border management भी जो बहुत जरूरी है हम लोग भारत के लिए, जिससे हम लोग इंटरनल खतरा पहुंचता है। एक वीक बॉर्डर मैनेजमेंट, यदि अगर हम लोग का मान लीजिए कि जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, यदि ये बॉर्डर ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग इधर से भी तो खतरा है। इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये काउंटर डाउन करता है किसको भाई, जो आर्म्स हो गया, ड्रग्स हो गया, काउंटरफिटिंग करेंसी, नकली नोट हो गया, ये सबको रोकने वाला जो काम करता है ये बॉर्डर वाला काम करते हैं। बॉर्डर के जो फोर्सेस हो गया उन लोगों का काम होता है, ठीक है, इससे रोका जाता है। उसके बाद और क्या होता है कि इन्फ्लिट्रेशन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप जो घुसते भारत में, उसको रोकना उसका काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का। जितना भी बॉर्डर मैनेजमेंट करते हैं वो लोगों का। देयर आर ऑल्सो सम नॉन ट्रेडिशनल नॉन मिलिट्री थ्रेट टू आवर सिक्योरिटी। दिस इंक्लूड क्लाइमेट सिक्योरिटी, डिजीज एंड एपिडेमिक, एनर्जी एंड वाटर, फूड इशू, रिसोर्सेज वॉर, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी एक्सेट्रा। और सिर्फ ये सभी नहीं तरीका, और भी बहुत सारा तरीका है जिससे हम लोग भारत को खतरा हो सकता है इंटरनली। जैसे कौन सा, क्लाइमेट सिक्योरिटी, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मान लीजिए कि कोई जहरीला गैस छोड़ दिया हम लोग भारत में, वो भी एक तरह का बहुत बड़ा ये हो जाएगा। डिजीज और एपिडेमिक, कोई किसी तरह का देखा कोरोना दे दिया चाइना, वो एक तरह का एपिडेमिक था, वो भी तक भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था, थ्रेट था। एनर्जी हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, फूड इशू हो गया, सोर्सेज वॉर हो गया, गरीबी हो गया, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज हो गया। ये सब कुछ चीज़ है जिसके चलते हम लोगों का भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। अब इसको आगे पढ़ेंगे, दिस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक। ये सब जो आपका एपिडेमिक, डिजीज, सिक्योरिटी, एनर्जी, फूड, ये सब के चलते किस तरह से खतरा है, इसको इस बुक में नहीं दिया गया है। लेकिन मैं जब भी चैप्टर को बताऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक है 1.3, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त यार फ्रेंड सबको शेयर कर दें, ठीक है। लास्ट टाइम हम भी थोड़ा थक गए थे। मिलते तब तक के लिए, जय श्री राम।